हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। सामाजिक व आर्थिक विषमता को मिटाना जरूरी। अपने भाषण के अंत में देश के नागरिकों को देश के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र जीवन में व्याप्त घोर विषमताओं का जिक्र करते हुए कड़ी चेतावनी भरे शब्दों में कहा, 26 जनवरी 1950 से हम विस्मताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता का हक होगा, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता यानी असमानता ही बनी रहेगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालेंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग भेदभाव व विषमताओं से बुरी तरह से शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस व्यवस्था को ही जलाकर राख कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। बाबा साहब ने अपने भाषण में आगे कहा, हमारे अंदर भ्रातृत्व भाव की भारी कमी है। जिस जात भेद के कारण हमारे सामाजिक जीवन में अलग अलग गुट बन गए हैं, उस जात पात के जात भेद को मिटाकर हम भारतीय सामाजिक व मानसिक रूप में एक नया राष्ट्र बनाएं। जातियां राष्ट्र विरोधी है। जातियां हमारे सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करते हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी है क्योंकि यह जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और घृणा पैदा करते हैं। हम एक राष्ट्र है ऐसा मानना आत्मवंचना है। हजारों जातियों में बटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए यदि हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन बाधाओं पर विजय पाना होगा। में नायक पूजा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। भारत के लोकतंत्र को एक अन्य बात से खतरा है, वह नायक पूजा। इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति और नायक पूजा है उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, उसके चरणों में अपनी आजादी कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह हमारी संस्था का विनाश करने के लिए वह शक्तिशाली बन जाए, इतनी सत्ता भी उसे नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की है उनके प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता प्रकट करना कोई गलत नहीं, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। जैसे आयरलैंड के देशभक्त डेनियल कर्नल ने कहा है, कोई पुरुष अपना सम्मान गंवाकर यानी स्वाभिमान की बलि देकर या कोई भी स्त्री अपनी सतीत्व भंग करवाकर धन्यवाद अदा नहीं कर सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खोकर कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकता। भारत के संबंध में ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ राजनीति में व्यक्ति पूजा
सीमा से बाहर है। धर्म में भक्ति मन की आत्मा की मुक्ति मार्ग दिखा सकती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है और अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी, यह तय है। अपने भाषण में उन्होंने तीसरी अहम बात कही कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतोष नहीं करना चाहिए, हमें यह कोशिश लगातार करनी चाहिए कि यह प्रजातंत्र हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी पूरी तरह समा जाए। यानी प्रजातंत्र सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी होना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र अर्थात स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा न हो। समानता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ है बहुसंख्यकों पर मुट्ठी भर लोगों का राज। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता व समानता स्वाभाविक सी बातें नहीं लगेंगे। सदन को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता का अभाव है। चेतावनी, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा? जब शिवाजी हिंदुओं को स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब राजपूत और दूसरे मराठा सरदार मुगल बादशाहों के समर्थन में लड़ रहे थे। जब ब्रिटेन सिखों के खिलाफ लड़ रहा था, तब सिख राजाओं के सेनापति चुप बैठे रहे और उन्होंने सिख राज को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। 1857 ईस्वी में जब भारत के बहुत से भागों में ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, तब सिख मौन दर्शक बनकर यह देखते रहे। उन्होंने हाल में बैठे महानुभावों की ओर देखते हुए कहा, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा? उन्होंने भारतवासियों से अपील की कि वे स्वतंत्रता की रक्षा करें। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जातिवाद का संपूर्ण बहिष्कार करते हुए सच्चे सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने की अपील की। क्या भारतीय जनता अपने मत, धर्म, पंथ या पक्ष की अपेक्षा देश की अधिक महत्व देगी, या देश की अपेक्षा अपने पंथ या पक्ष या पार्टी को ही श्रेष्ठ समझेगी? यदि पंथ या पक्ष को प्रधानता दी गई तो देश फिर एक बार मुसीबत में फंस जाएगा। इस मुश्किल से हमें दृढ़ता के साथ देश की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं। इसलिए असहयोग, कानून भंग और सत्याग्रह का मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ले जाएगा। संविधान सभा में भाषण। संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि 25 नवंबर 1949 संविधान वाचन व चर्चा का तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ। चर्चा का उत्तर देने के लिए बाबा साहब जब ही खड़े हुए तो तालियों व जय घोष के साथ सभा भवन गूंज उठा। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण में संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं संविधान सभा में क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। इससे अधिक मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ मुझे इतनी बड़ी
जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा की मसौदा कमेटी में जब मुझे नियुक्त किया तो मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन जब मसौदा कमेटी ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो आश्चर्य का धक्का सा लगा। मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर एक माध्यम के रूप में राष्ट्र सेवा करने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं संविधान सभा व प्रारूप समिति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता। उन्होंने आगे कहा, महानुभावों, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान बुरा होने की पूरी संभावना है, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो संविधान भी हितकारी हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान पर अमल करने वाले लोग कैसे होंगे। आगे बोलते समय बाबा साहब का स्वर गंभीर हो गया। देश के भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता खत्म हुई थी। इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे। इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। जिस समय सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उस समय राजा दाहर के सैनिकों ने मोहम्मद बिन कासिम से रिश्वत ली और उन्होंने दाहर की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया। संविधान के महान शिल्पी की चारों ओर सराहना। 14 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया। उस दिन बाबा साहब ने संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि संविधान जैसा संशोधित रूप में पेश किया गया है उसे मंजूर कर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से पहले मुनि स्वामी पिल्लो ने तिरुपन लवार जैसे महान समाज सुधारक की बराबरी करते हुए कहा कि दलित समाज में डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान सपूत ने जन्म लेकर यह दिखा दिया कि यह समाज भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है और विश्व की सेवा कर सकता है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस में प्रवेश करने तथा अखिल राष्ट्र नेता होने का आह्वान किया। अब कांग्रेस जनों में उनके प्रति काफी आदर पैदा हुआ। सभी सदस्यों को संविधान सर्वोत्तम लगा। ऐसा नहीं था, कुछ सदस्यों ने कई कमियां निकालकर आलोचना भी की। एक ने कहा कि इसमें राज्यों को नगर पालिकाओं की पदवी तक सीमित कर दिया। एक अन्य सदस्य ने कहा कि संविधान निर्माता ने गांधी जी के विवेक केंद्रीकरण के सिद्धांत को त्याग दिया है। तीसरे सदस्य ने खेद जताया कि संविधान में गोवध पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। कुछ सदस्यों ने यह कहकर आलोचना की कि यह दुनिया के अन्य देशों के संविधानों को मिलाकर लिखा गया है। कुछ लोगों का कहना था कि हालांकि संविधान एक बेहतरीन दस्तावेज बन गया है, लेकिन गांधी जी की सामाजिक व आर्थिक परिकल्पना को व्यवहार में नहीं लाता। बाबा साहब को पहले से ही पता था कि इस तरह के आरोप लगेंगे, इसलिए
उन्होंने हर आरोप का तथ्यों व तर्कों के साथ जवाब भी दिया। 18 दिसंबर 1948 को बंबई आए और शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 15 दिसंबर को मनमाड़ गए। बाद में हैदराबाद व औरंगाबाद गए। बाबा साहब अजंता की बौद्धकालीन गुफाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 18 दिसंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में संबोधित किया। 15 जनवरी को उन्हें मनमाड़ शहर में थैली भेंट की गई। इस अवसर पर कहा कि हमारे लोग सच्चा समाजवाद लाएंगे और इस देश में मजदूर किसानों का राज लाएंगे। इसके बाद वह हैदराबाद गए। वहां उन्होंने औरंगाबाद में कॉलेज शुरू करने के बारे में निजाम रियासत के अफसरों से चर्चा की। औरंगाबाद में रहते हुए उन्होंने खुदाई के काम को देखा और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग लेते रहे। कॉलेज के काम के लिए उन्हें मार्च और मई महीनों में पीपुल एजुकेशन सोसाइटी का कामकाज देखने के लिए बार बार बंबई ही आना पड़ा। संविधान सभा का अधिवेशन 20 मई को शुरू हुआ और 10 जून 1948 को पूरा हो गया। 7 जुलाई को जब वे बंबई आए तो उन्होंने मुंबई मजदूर संघ की चल रही हड़ताल को खत्म करवाने की पूरी कोशिश की। 30 जुलाई से 17 अक्टूबर 1948 तक संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन चला। इस दौरान अधिकतर डॉक्टर अंबेडकर खुद ही हर अनुच्छेद को प्रस्तुत करते और विस्तार से उसके महत्व को समझाते। हालांकि उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, फिर भी संविधान के कामकाज में अपनी लगन व मेहनत को कम नहीं होने दिया। सितंबर 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक गोलवलकर गुरुजी ने उनसे दिल्ली में भेंट की। नवंबर के पहले सप्ताह में डॉक्टर अंबेडकर अपने इलाज के लिए बंबई आए और 10 नवंबर को वापस दिल्ली लौटे। भारतीय संविधान का कच्चा खाका तैयार कर प्रस्तुत। 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान का कच्चा खाका संविधान सभा में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। उसमें 8 परिशिष्ट व 315 अनुच्छेद धाराएं थे। अधिकतर सदस्यों ने अंबेडकर की मेहनत, लगन व विद्वता की प्रशंसा की। अपने भाषण में उन्होंने बहुत विस्तार से संविधान के बारे में बताया। भाषण के अंत में उन्होंने कहा, कोई भी संविधान पूर्ण नहीं है। यह संविधान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है या लचीला है, साथ ही शांति के दिनों में हो या युद्ध के काल में हो, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली और सक्षम है। यदि संविधान की सही प्रकार से पालना नहीं हो पाई और नए संविधान के वजूद परिस्थितियां बिगड़ी तो यह संविधान का दोष नहीं होगा। यह कहना सही नहीं होगा कि संविधान बुरा है, बल्कि इंसान में बसे अवगुणों का दोष है। संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। भारत के लोग और उनके पक्ष बर्ताव करेंगे, यह कौन कह सकेगा। संविधान की रूपरेखा पर अगले दिनों में भी चर्चा होती रही।
ग्रामीण सरकारें स्थापित करने के सुझाव पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ग्राम यानी उस भाग का एक स्थानीय कद का घेरा है। गांव अज्ञान, संकीर्ण मानसिकता और जातिवाद की गुफा है। इसलिए संविधान में ग्राम की बजाय व्यक्ति को इकाई माना, जिसकी मुझे खुशी है। 5 नवंबर 1948 को संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष टी.टी. कृष्णमाचारी ने तहे दिल से बाबा साहब की प्रशंसा की और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं। पंजाब राव देशमुख ने संविधान पर डॉक्टर अंबेडकर के भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए पूरी छूट दी होती तो शायद यह संविधान अलग तरह का बनता। काजी सैयद कमरुद्दीन ने कहा, देश की भावी पीढ़ियां संविधान के महान शिल्पी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को याद करेगी। संविधान के अनुच्छेदों पर काफी चर्चा होती रही और एक के बाद एक अनुच्छेदों को मंजूर करते गए। 20 नवंबर 1948 को संविधान की 11वीं धारा को मंजूर करते हुए छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। मंत्रिमंडल में जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। उन दिनों फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और लेबर मिनिस्ट्री के बीच इस बात पर विचार चल रहा था कि वांछित योग्यता वाली प्रार्थी किसे कहा जाए। दरअसल लेबर विभाग अफसरों की भर्ती करना चाहता था। फाइल को जगजीवन राम ने बाबा साहब के पास भेजी। 29 नवंबर 1948 को उन्होंने अपनी विस्तृत टिप्पणी में लिखा, सेवा आयोग योग्यता के मापदंड तय करते समय अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अन्यथा आरक्षित स्थान रखने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। टिप्पणी के बाद फाइल को गृह मंत्रालय को भी भेजा गया। आखिर बाबा साहब के प्रयास सफल रहे और 1949 के बाद से फर्स्ट से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के दलित कर्मचारियों व अधिकारियों के सिलेक्शन हो रहे हैं। आज उन्हीं की बदौलत पढ़े लिखे दलितों को नौकरियों में आरक्षण के कारण सुखी जीवन मिल रहा है। अक्टूबर महीने में ही बाबा साहब की एक अनऐतिहासिक पुस्तक द अनटेबल्स यानी अछूत कौन और कैसे प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने छुआछूत की उत्पत्ति 400 ईस्वी के आसपास बताते हुए यह साबित किया कि हिंदुओं ने भी गोमांस खाया और जिन बौद्धों ने हिंदू वैदिक धर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया, वे ही अछूत बना दिए गए। उन्होंने लिखा कि मुख्य 2 कारणों से छुआछूत पैदा हुई। ब्राह्मणों द्वारा हिंदुओं से अलग बिखरे हुए लोगों और बौद्धों के साथ घृणा की भावना और बिखरे हुए लोगों द्वारा गोमांस खाते रहना, जबकि दूसरे ब्राह्मण लोगों ने यह खाना छोड़ दिया था। किताब की भूमिका में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि हिंदू सभ्यता मानवता को दबाने और गुलाम बनाने की एक निर्दयी शैतानी योजना है, जिसमें हर हिंदू को यह सिखाया जाता है कि उसकी सभ्यता सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। बाबा साहब ने सवाल खड़ा किया कि अपराध, कबीले, आदिवासी और अछूतों को जन्म देने वाली हिंदू सभ्यता श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। दरअसल बाबा साहब स्वयं की प्रसिद्धि के लिए
किताबें नहीं लिखते थे, बल्कि एक विचारक के रूप में समस्याओं को सुलझाने के लिए लिखते थे। हर समस्या का कारण व निवारण साथ बताते थे। विरोधी कहते थे कि अंबेडकर की भाषा बहुत कठोर व तीखी होती है। वे अपने विरोधियों को वैचारिक रूप से हराने में ही संतोष नहीं करते थे, बल्कि चक्कर खाकर गिर जाने तक अपनी कलम से वार करते थे। द अनटचेबल्स भी ऐसी ही रचना है। इन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने एम.आर. एडगुजी की पुस्तक सोशल इंश्योरेंस इन इंडिया की प्रस्तावना लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के लिए यह एक नया विषय है और यदि उपज बीमा योजना शुरू कर ली जाए तो ग्रामीण जनता की दरिद्रता दूर करने और अकाल में उन्हें राहत पहुंचाने में इस योजना से बहुत लाभ होगा। 14 अक्टूबर 1948 को भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए बने एक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापन में कहा, भाषाई राज्य बनाने में कोई खतरा नहीं है। खतरा तो भाषा की राज बनाकर हर राज्य की सरकारी राजभाषा बनाने में है। किसी प्रांत की भाषा को राजभाषा बनाने का प्रांतीय राष्ट्रवाद बन जाएगा। हर राज्य की सरकारी राजसभा प्रांतीय भाषा होने पर भारत एक संघ रहने की बजाय यूरोप की तरह टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए सभी राज्यों की हिंदी राष्ट्रभाषा राज व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकार की जाए। अपने ज्ञापन में उन्होंने अपने ढेर सारे तर्कों के आधार पर यह मांग की कि बम्बई शहर को महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिए। इससे महाराष्ट्र मजबूत होगा। उन्होंने कलकत्ता शहर का उदाहरण देते हुए कहा कि कलकत्ता का व्यापार उद्योग सभी गैर बंगालियों के कब्जे में है और बंगाली तो अल्पसंख्यक है, लेकिन कलकत्ता बंगाल का हिस्सा है और होना भी चाहिए। इसलिए बम्बई को भी महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिए। आर्थिक प्रगति के साथ राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का आह्वान। 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सालाना सम्मेलन में बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, राजशक्ति ही सामाजिक उन्नति की कुंजी है। इसलिए अनुसूचित जातियों को चाहिए कि वे अपनी प्रगति के लिए संगठित हों और सत्ता पर काबिज हों। ऐसे में कांग्रेस व समाजवादी पार्टियों के बीच सत्ता का संतुलन निर्माण में ही उनका कल्याण होगा। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस जलता हुआ एक मकान है और उन्हें कोई ताज्जुब नहीं होगा यदि यह कुछ वर्षों में नष्ट हो जाए। मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूँ, कांग्रेस में नहीं। मैं वहां रहूंगा, लेकिन पत्थर की तरह रहूंगा, घुलूंगा नहीं। लेकिन यदि आप उसमें जाओगे तो मिट्टी के ढेले की तरह गलकर घुल मिल जाओगे। इसलिए कांग्रेस से दूर रहो और अपना संगठन मजबूत बनाओ। बाबा साहब के इस भाषण से कांग्रेस में तहलका मच गया। नेहरू व पटेल से तीखी बातचीत भी हुई तो अंबेडकर ने यहाँ तक कह दिया कि यदि मेरे भाषण से कोई परेशानी हुई तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूँ। उन्होंने दूसरे दिन यह भी कहा कि मैं मंत्रिमंडल में बिना शर्त शामिल हुआ था और सिर्फ विरोध करना मैं बहुत खराब मानता हूँ। मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुआ था
कि वहां जाकर अनुसूचित जातियों की सेवा कर सकूंगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। बाबा साहब का यह भाषण प्रधानमंत्री नेहरू को बहुत अखरा और अम्बेडकर को कड़ा नोटिस भी दिया। 27 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर को लिखे अपने पत्र में नेहरू ने लिखा, आपने भाषण में कहा कि यदि दलित वर्ग में एकता आ जाए तो कुछ ही दिनों में नेहरू और पटेल को हटाकर उनका स्थान ले सकते हैं। नेहरू के पत्र के 2 दिन बाद पटेल ने भी अम्बेडकर को नाराजगी भरा पत्र लिखा। इस संबंध में नेहरू, पटेल और अम्बेडकर के बीच कई पत्रों द्वारा आरोप व स्पष्टीकरण का सिलसिला चला, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाषण में दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर छापा गया है। आखिर 1 मई 1948 को अम्बेडकर ने नेहरू को पत्र लिखा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे भाषण से जनता के मन में ऐसे विचार पैदा हो सकते हैं जैसा आपने लिखा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बारे में प्रेस को दिए बयान से वह बात स्पष्ट हो जाएगी। यदि आप समझते हैं कि मेरे प्रेस स्टेटमेंट के बावजूद आपकी या कांग्रेस की दशा खराब हुई है, तो इस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है कि मैं वित्त मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे लिए राजनीति कोई खेल नहीं है। मेरे लिए यह एक मिशन है। मैंने अपना सारा जीवन अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बिताया है और उनकी दशा सुधारने के लिए मैंने अपने भविष्य का बलिदान किया है। आप द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल होने के निमंत्रण के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मंत्रिमंडल में शामिल होने से कुछ बंधन या सीमाएं लागू हो जाते हैं, लेकिन उन सीमाओं को मानते हुए भी मैं अपने गरीब शोषित लोगों को उनकी मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताना अपना अधिकार समझता हूँ और उस फर्ज व अधिकार को किसी भी दशा में त्याग नहीं सकता। डॉक्टर अम्बेडकर के इस जवाब को पढ़कर नेहरू व पटेल दोनों संतुष्ट व चुप हो गए और मामला आगे नहीं बढ़ा। विवाह का दिन तय हो जाने पर डॉक्टर शारदा कबीर अपने भाई के साथ हवाई जहाज द्वारा बम्बई से दिल्ली पहुंचे। 15 अप्रैल 1948 को सुबह बाबा साहब के निवास हार्डिंग एन्यू में गिने चुने 16 मित्रों की मौजूदगी में डॉक्टर अम्बेडकर व डॉक्टर शारदा कबीर का विवाह संपन्न हुआ। उस समय बाबा साहब की उम्र 56 वर्ष व डॉक्टर शारदा 40 वर्ष की थी। यह विवाह सिविल मैरिज के नियमानुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर का नाम डॉक्टर सविता अम्बेडकर रखा गया। विवाह के बाद बाबा साहब ने दोपहर को एक छोटी दावत दी। विवाह के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने लिखा कि किसी बड़ी रियासत के राजा महाराजा की किसी साधारण महिला के साथ विवाह से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण व विशेष यह विवाह था। विवाह तो हो गया, दिन महीने और साल बीते, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने विवाह के बाद जैसे पारिवारिक, सामाजिक व वैचारिक उद्देश्यों के सपने सजोए थे, वे पूरे नहीं हो पाए। उनके सहयोगियों व मित्रों का कहना था कि इस विवाह के बाद बाबा साहब को मानसिक परेशानियों और पारिवारिक अशांति का दंश झेलना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद डॉक्टर सविता उनकी देखभाल के साथ आदर्श पत्नी बनेगी।
उनके सामाजिक आंदोलनों की भागीदार बनेगी। परिवार के सदस्यों के अलावा घर पर आने वाले गरीबों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी आदर सत्कार करेगी। लेकिन ऐसा होने की बजाय इसका ठीक उल्टा घटित हो गया। सामान्यतः बाबा साहब पारिवारिक अशांति का न कहीं जिक्र करते थे और न ही चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट होने देते थे। लेकिन उनके मित्र, रात दिन साथ रहने वालों, नौकर, निजी सचिव व परिवार के सदस्य तो अंदर की सारी बातें अच्छी तरह जानते थे। यह सब देखकर सभी लोग बहुत दुखी रहते थे। सभी का कहना था कि डॉक्टर सप्ता ने बाबा साहब की विश्व प्रसिद्धि, ख्याति, मंत्री पद, सुख सुविधाएं आदि देखकर शादी की थी ताकि स्वयं भी उसमें शामिल हो सके। लेकिन बाबा साहब ने जैसा सोचा था वैसा दंपत पारिवारिक व मानसिक सुख देने की बजाय परिवार व कोठी में कलह को बढ़ाया। दिल्ली स्थित बड़े सरकारी बंगले के परिसर में बने कमरों में स्टाफ के माली, चौकीदार, रसोइया आदि रहते थे। बाबा साहब देर रात तक लिखते पढ़ते रहते थे। उन दिनों उनके पैरों में दर्द भी बहुत रहता था, तो स्टाफ के अलावा कुछ अनुयायी बाहर से आकर बाबा साहब के पैर दबाते थे, दर्द के मारे कराहते थे, तो कुछ लोग गर्म सेक करते थे। वे भी बाबा साहब के साथ रात भर जाकर सेवा करते थे। इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र के लोग व सहयोगी भी आते जाते रहते थे। कहा जाता था कि उनके साथ माई जी यानी माई साहब डॉक्टर सप्ता का व्यवहार बहुत खराब रहता था। वह कुछ को तो कोठी पर आने की नहीं देती थी। डॉक्टर अंबेडकर के बंगले पर महाराष्ट्र का एक महार गरीब अनाथ लड़का सुदामा भी रहता था। उसकी माता का निधन हो चुका था और पिता ने मरने से पहले बेटे को बाबा साहब को सौंप कर गए थे। उस गरीब मेहनती रसोइये को भी माई जी खूब डांटते थे। बाबा साहब के घर आने वाले मित्रों के साथ भी डॉक्टर सप्ता का व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। बाबा साहब समंजस बैठाने की भरकस कोशिश करते थे, लेकिन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ने की बजाय दूरियां बढ़ती गई। आखिर गले तक भर जाने के बाद एक दिन बाबा साहब ने डॉक्टर सप्ता को कह ही दिया, मेरे दफ्तर या संसद में जाने के बाद तुम सारा दिन कार घुमाती रहती और ब्राह्मण अफसर व मंत्रियों के घरों में चक्कर लगाती फिरती हो। तुम यहाँ कुंभ का मेला देखने आई हो या मेरी सेवा करने के लिए? तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम मेरे अध्यापन व लेखन काम में सहयोग करोगे और किताबों को सही रखोगे। तुमने यह भी वादा किया था कि तुम मेरे खाने पीने की देखभाल करोगे, लेकिन तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में सारा दिन आवारागर्दी से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी देखभाल व सेवा का वादा कर बदमाशों ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया। तुम्हें ना तो पढ़ने लिखने का शौक है और ना ही मेरी किसी प्रकार की सेवा का समय है। तुम तो यहाँ सिर्फ मौज करने आई हो। मैंने पिछले साल से तुम्हें अच्छी तरह परख लिया है। बाबा साहब के बंगले पर देश भर से सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक क्षेत्र के लोग मिलने आते थे। गरीब अनुयायी भी अपने मसीहा की झलक पाने व प्रणाम करने के लिए बंगले में आते रहते थे। कई लोग बाबा साहब के निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य की चिंता में हालचाल जानने आते थे, लेकिन माई जी
कई लोगों को बाबा साहब से मिलने नहीं देते थे। यदि वे जगाते सॉरी यदि वे जागते होते तो भी सोने की बात कहकर भगा देते थे। स्टाफ के सदस्यों व नौकरों के साथ भी उनका व्यवहार सौंदर्यपूर्ण नहीं था। बाबा साहब को जब इन बातों को बाद में पता चला तो वे डॉक्टर सविता को डांटते हुए भी थे और दुखी भी होते थे, लेकिन क्या करते, यह उनका खुद का फैसला था। फिर वे पढ़ने लिखने में व्यस्त हो जाते थे ताकि तनाव नहीं हो। वे घर की अशांति व दोनों के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चा बाहर तो दूर परिवार व मित्रों को भी नहीं करते थे, लेकिन अध्ययन व सामाजिक व्यस्तता के द्वारा वह मानसिक शांति बनाने की पूरी कोशिश करते थे। डायबिटीज के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। कमजोरी के बावजूद वह घर पर लेटे रहने की बजाय बाहर कार्यक्रमों में भाग लेते थे, संसद में भी जाते रहते थे और अपने दैनिक काम समय पर पूरे करते थे। पैरों की भयंकर पीड़ा में भी वह लिखने पढ़ने से नहीं चूकते थे। हर वक्त सक्रिय नजर आते थे और चेहरे की चमक तो हर समय बनी ही रहती थी। दूसरे विवाह के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं पाया। इससे वह मन ही मन दुखी रहते थे, लेकिन अछूतों के उद्धार व देश की खुशहाली का उनका सपना बहुत बड़ा था और इसी महान लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में वे दिन रात डूबे रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर का डॉक्टर शारदा कबीर के साथ दूसरा विवाह। 14 अप्रैल 1906 को भीमराव का विवाह रमाबाई से बंबई में हुआ था। बाबा साहब रमाबाई को रामू और रमाबाई बाबा साहब को साहब कहकर पुकारते थे। रमाबाई ने दुख सुख में पूरे परिवार को संभालते हुए बाबा साहब के व्यक्तित्व निर्माण में महान योगदान दिया। बीमारी के कारण 27 मई 1935 को रमाबाई का देहांत हो गया और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में मानो अंधकार छा गया। वह बिल्कुल अकेले पड़ गए। इधर डायबिटीज के कारण उनका शरीर निरंतर कमजोर होता जा रहा था। सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक गतिविधियों में बहुत व्यस्त रहने के कारण वे अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे थे। खराब सेहत के बावजूद वह लेखन व अध्ययन का जुनून कम नहीं कर पा रहे थे। इसी दशा में संविधान निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए संविधान की रूपरेखा तैयार की और हिंदू कोड बिल का मजबूत आधार भी बनाया। डायबिटीज के कारण बहुत कमजोरी रहती थी, पैरों में भारी दर्द रहता था, लेकिन उनके चेहरे की चमक कम नहीं होती थी। वे अपनी शारीरिक पीड़ा को जाहिर नहीं करते थे। पत्नी रमाबाई के देहांत के बाद पारिवारिक अकेलेपन को दुर्भाग्य समझने की बजाय वह अध्ययन, ग्रंथ लेखन व समाज सेवा में व्यस्त रहे। जब डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली में रहते थे तो उनके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था जो उनकी पूरी देखभाल कर सके और रोज इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा सके। पत्नी रमाबाई, सगी बहन व बड़े भाई का भी देहांत हो चुका था। अविवाहित बेटा यशवंत बंबई में रहता था। इसी दशा में दिल्ली में वह नौकरों पर ही निर्भर रहते थे। अपनी बीमारी के लिए वे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व कई तरह से इलाज करवाते थे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और रात को पैरों के दर्द के मारे कराहते रहते थे। कई दिनों तक नींद नहीं आती थी। कोई डॉक्टर इलाज के लिए रात
निकलवाने की सलाह देता था तो कोई वैद्य स्त्री सहवास के लिए शादी की सलाह देता था। एक बार तो ऐसी सलाह पर उन्होंने एक वैद्य को बगले से ही भगा दिया। दिल्ली में उन्होंने काफी इलाज करवाया। इसी दौरान उनके एक मित्र और डिप्टी लेबर कमिश्नर डी जी जाधव ने बंबई में डॉक्टर मावलंकर से बिजली द्वारा इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन बाबा साहब वहां के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर एक दिन उन्हें राजी कर बंबई लाया गया। डॉक्टर मावलंकर की क्लिनिक में डॉक्टर अंबेडकर के चमकीले व मजबूत दांत उखाड़ दिए और सप्ताह भर तक बिजली से इलाज चलता रहा। वहां उनका इलाज तो नहीं हो पाया, लेकिन वहां सेवारत अविवाहित 40 वर्षीय डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह करवाने की कुछ व्यक्तियों की साजिश में वह फंस गए। दरअसल बाबा साहब बहुत ही सरल स्वभाव के थे, इसी कारण वह इस जाल में फंस गए। डॉक्टर शारदा कबीर क्लिनिक में ही डॉक्टर थे और डॉक्टर अंबेडकर की देखभाल व इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे। डॉक्टर मावलंकर व अन्य ने वहां पूरी योजना के साथ डॉक्टर अंबेडकर के मन में यह बात जचवा दी कि यदि वे किसी डॉक्टर महिला से विवाह कर ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस उम्र में और ऐसी बीमारी में उनकी पूरी देखभाल जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर मावलंकर ने उन्हीं की सहयोगी डॉक्टर शारदा कबीर का नाम सुझाया तो सप्ताह भर से डॉक्टर अंबेडकर की चिकित्सा व सेवा में थी। स्वयं बाबा साहब भी अपनी बीमारी की पीड़ा में हमारी शारदा कबीर की सेवा से प्रभावित हुए थे। दरअसल वहाँ भोजन बाहर से आता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को यह कहा जाता था कि डॉक्टर शारदा खुद यह भोजन तैयार कर डॉक्टर अंबेडकर के लिए लाती है। बाबा साहब ने विचार किया कि यह मेडिकल सेवा के साथ कुशल गृहिणी भी बन सकती है, जो उनके खान पान का ध्यान रखेगी। दरअसल बाबा साहब डायबिटीज व पैरों में न्यूरोटॉपिक दर्द से काफी परेशान रहते थे, जिसकी कभी कभी अपने सहयोगियों को लिखे पत्रों में जाहिर करते थे। अगस्त 1947 से वे अपने निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले 15 दिनों से उन्हें बहुत ही कम नींद आई है। रात होने पर उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि कुछ दिनों से उन्हें न्यूरोटॉपिक दर्द के कारण बहुत परेशानी होती है। उन्हीं दिनों वह इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते थे, साथ में होम्योपैथिक दवाइयां भी लेते थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था, जो अब अच्छा नहीं होता है। उसे सहन करना सीख रहे। जनवरी 1948 के एक पत्र में उन्होंने लिखा कि उनके पैरों में शुरू होने वाला दर्द रात भर रहता है। फरवरी 1948 को अपने मित्र कमलकांत चित्रे को लिखा कि मेरी सेहत एकाएक खराब हो गई है। बीमारी ने फिर से सिर उठाया। 4 दिनों से नींद नहीं आई है। पैरों में होने वाला दर्द अब सहा नहीं जाता। रात भर नौकर जागकर मेरी सेवा कर रहे। दिल्ली के ही 2 प्रसिद्ध डॉक्टरों ने मेरी जांच कर बताया कि पैरों की पीड़ा को तुरंत रोकना जरूरी है, अन्यथा बाद में ठीक होना मुश्किल होगा। अब मेरी सेहत की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है। आपकी इस सलाह पर अब मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। नासिक के भाऊराव गायकवाड़ को भी शादी की
इच्छा के बारे में पत्र लिखकर कहा, यशवंत की मां रमाबाई के निधन के बाद मैंने दूसरा विवाह नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन अब देखभाल व स्वास्थ्य कारणों से दूसरा विवाह करने का फैसला लिया है। ऐसी महिला को सुगृहिणी होने के साथ मेडिकल क्षेत्र की भी जानकारी हो, ऐसी पत्नी की जरूरत है। दलित समाज में ऐसी महिला का मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने सशस्त्र ब्राह्मण महिला को भावी पत्नी के रूप में चुना है। डॉक्टर अंबेडकर ने मित्र कमलकांत को एक अन्य पत्र में लिखा, मुझे यह बताने में अफसोस हो रहा है कि मेरा एक सहयोगी ही मेरे बेटे यशवंत को भड़काकर यशवंत व डॉक्टर शारदा के बीच मन में कटु विचार पैदा कर रहा है। मुझे इस बात की चिंता है कि विवाह का दिन और आगे बढ़ाने पर लोगों में कई तरह की चर्चाएं होंगी और मेरे विरोधियों को मेरी बदनामी करने का एक मुद्दा मिल जाएगा। इसलिए मैंने 15 अप्रैल को विवाह करने का तय किया है। कमलकांत को इस विवाह अवसर पर दिल्ली में मौजूद रहने का अनुरोध करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने आगे लिखा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि समय की जरूरत के अनुसार विवाह का फैसला कर मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। परिवार में मुझसे शिकायत करने के लिए मैंने किसी के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा, बेटे यशवंत को भी नहीं। यशवंत को मैंने आज तक लगभग 30,000 रुपये दिए और लगभग 80,000 रुपये का एक मकान भी दिया है। मेरा विश्वास है कि किसी भी पिता को अपने बेटे के लिए जो भी करना संभव होगा उससे भी ज्यादा मैंने अपने बेटे के लिए किया है। वह महान पुरुष पत्नी रमाबाई के 1935 में निधन के बाद 1947 तक अकेला ही समाज को जागृत करने में लगा रहा। दूसरी शादी के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। रमाबाई को बिछुड़े 14 साल हो गए थे। बाबा साहब तो अकेले ही पढ़ने लिखने में व्यस्त रहे। कहावत है कि महान लोगों की महान बातें होती हैं। कभी कभी वे भी ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके बारे में एक साधारण जन भी टिप्पणी कर विशेष कर लेता है, विरोध कर लेता है। कुछ डॉक्टरों ने सलाह दे रखी थी कि घर में यदि कोई डॉक्टर महिला हो तो उनका जीवन सुखमय कर सकता है। वक्त की मांग के अनुसार उन्हें भी यह बात जच गई और मार्च 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह करने का तय किया। लेकिन बाबा साहब के मित्रगण व अनुयायी डॉक्टर शारदा से विवाह के पक्ष में नहीं थे। एक तो ब्राह्मण और दूसरा उसकी उम्र भी ढल चुकी थी। उनके बारे में मित्रों की धारणाएं भी पक्ष में नहीं थी। क्लिनिक में उनके द्वारा बाबा साहब की सेवा मन से नहीं थी। इस फैसले से बेटा यशवंत भी नाराज हुआ, लेकिन बाबा साहब ने मन पक्का कर लिया था। यही नहीं, शारदा का एक पुराना फोटो भी घर के विश्राम कक्ष में लगा दिया। बम्बई से शारदा के फोन भी खूब आने लगे। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी काफी चला। धीरे धीरे डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर शारदा की ओर अधिक आकर्षित भी होने लगे। उन्हें आभास हुआ कि उनके शारीरिक कष्ट व पारिवारिक अकेलेपन उसके घर में आने से दूर हो जाएंगे और उनकी पूरी देखभाल होगी। वैसे भी उनकी देखभाल का सवाल बहुत बड़ा था, जो हकीकत भी थी। इसके लिए पहले गायकवाड़ ने सुझाव दिया था कि वे अपनी साली शांता को सेवा के लिए घर में रख सकते हैं।
वह पढ़ी लिखी अविवाहित महिला ही महार जात की थी, लेकिन बाबा साहब ने यह कहकर मना कर दिया कि लोग मुझे बदनाम कर देंगे। लोग कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने रखेल को रख लिया है। फिर गायकवाड़ ने उस महिला से शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था। इस पर उन्होंने कहा कि वे उस लड़की से कैसे शादी कर सकते जो उन्हें बाबा साहब कहकर सम्मान से संबोधित करती है। डॉक्टर अंबेडकर का विचार सही भी था। आखिर उन्होंने अपने मित्रों को फिर बताया कि डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करना ही उनके लिए उचित होगा। उन्हें पक्का भरोसा हो गया कि डॉक्टर शारदा की चिकित्सा देखभाल से वे अपने निरंतर गिरते स्वास्थ्य से उभर जाएंगे। फिर वह खाना बनाने में भी कुशल है, इसलिए एक सुगृहिणी भी साबित हो गई। एक दिन उन्होंने विवाह करने की सहमति के तौर पर एक साड़ी खरीदकर डॉक्टर शारदा को दे भी आए। दूसरे विवाह के इस फैसले से महाराष्ट्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। खास तौर से ब्राह्मणों ने विरोध किया। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक उच्च कुल सशस्त्र ब्राह्मण की महिला सूद से विवाह करे। हिंदू धर्म के सिद्धांतों के भी यह खिलाफ था। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने विरोध करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को तार भेजकर आग्रह किया कि वे इस अशुभ विवाह को रुकवाएं। इसके अलावा कई संस्थाओं द्वारा गृह मंत्री को इस तरह के तार भिजवाए गए। यही नहीं, विरोधियों ने इस मुद्दे को अखबारों में उछालकर विवाह रुकवाने का प्रयास किया। सरदार पटेल के सामने बड़ी उलझन भरी स्थिति थी, क्योंकि आखिर यह तो व्यक्तियों का निजी मामला था। उन्होंने पत्र द्वारा सारे हालात से अवगत कराते हुए पत्र के आखिर में लिखा, हाउ कैन आई स्टॉप सच नॉनसेंस, यानी मैं ऐसी गैर मतलबी बात को कैसे रोक सकता। देश भर से रूढ़वादी लोगों द्वारा जाति धर्म के आधार पर इस विवाह को रुकवाने के प्रयास सफल नहीं हो पाए। वैसे इससे पहले एक अन्य सुशिक्षित सुशील सुंदर ब्राह्मण महिला ने भी डॉक्टर भीमराव से प्रभावित होकर शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अपने मिशन में व्यस्त भीम ने भी नम्रता से मना कर दिया था। लेकिन इस बार देखभाल व सेहत का सवाल सामने था। सेहत खराब, लेकिन संविधान निर्माण में रात दिन एक। बाबा साहब संविधान का प्रारूप तैयार करने काम में लग गए। वैसे तो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे। वास्तविकता यह थी, लेकिन भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्वपूर्ण और देशभक्ति का यह महान कार्य अकेले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया। अपने निरंतर गिरते स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हुए दिन रात संविधान लिखते के काम में जुटे रहे। आखिर उन्हें संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी या संविधान रचयिता क्यों कहा जाता है? इस संबंध में 5 नवंबर 1948 को संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष टी.टी. कृष्णमाचारी ने बाबा साहब की महानता का आभार जताते हुए भाषण दिया, जिसमें कहा, डॉक्टर अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक का निधन हो गया, लेकिन उनके स्थान पर किसी को मनोनीत नहीं किया। एक ने इस्तीफा दे दिया तो वह जगह भर दी गई।
एक सदस्य अमेरिका चले गए। उनकी जगह पर भी किसी की नियुक्ति नहीं की गई। एक सदस्य अपने रियासतदारों संबंधी कामकाज में ही व्यस्त रहते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वह भी उपस्थित नहीं होते थे। एक दो सदस्य दिल्ली से बाहर के थे तथा इस काम में बहुत कम समय दे पाते थे। आखिर संविधान बनाने की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर जी को ही निभानी पड़ी। कृष्णामाचारी ने अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा में कहा, आखिर संविधान का प्रारूप बनाने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर ही पड़ा और हमें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस कार्य को जिस ढंग से किया वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की कई बैठकों में केवल डॉक्टर अंबेडकर और उनके सेक्रेटरी ही मौजूद होते थे। अन्य कोई नहीं आता था और उन्होंने ही सारा काम संभाला। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण में अकेले ही कितनी मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर जैसा संविधान चाहते थे उसकी पूरी रूपरेखा संविधान सभा के सदस्यों को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले ही ज्ञापन के रूप में दे दी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी पर कई तरह के दबाव भी थे, जिसके कारण संविधान में कुछ बातें ऐसी भी डाली गई जिसे अंबेडकर नहीं चाहते थे। ऐसी लोकतंत्र विरोधी बातें भारी दबाव के कारण शामिल करनी पड़ी। पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहे दलितों की बड़ी चिंता हो रही थी। गरीब जनता बहुत बुरी दशा में फंसी हुई थी। महिलाओं व बच्चों की दशा बहुत खराब थी। उन्होंने दलितों को कहा कि सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए इस्लाम ग्रहण नहीं करें और जिन्होंने कर लिया है उनके साथ यहाँ आने पर पहले की तरह बंधुभाव का व्यवहार किया जाएगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए बाबा साहब ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें मांग की कि पाकिस्तान से दलितों को भारत लाने की भारत सरकार तुरंत व्यवस्था करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया वह इसके लिए महा रेजिमेंट को भिजवाए। आखिर बाबा साहब की मांग पर अमल हुआ और इन सैनिकों ने लगभग लाखों दलित स्त्री पुरुषों को उस खतरनाक हालात में फंसे होने की दशा से छुड़ाकर भारत पहुंचाया। इस प्रकार बहादुर महा रेजिमेंट की वीरता से लाखों निर्दोष लोग बेमौत से बच गए। भारत पाकिस्तान में बंटवारे के साथ सांप्रदायिक हिंसा का वह बहुत ही दर्दनाक समय था। हालात ऐसी हो गई थी कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सरकार का कार्यभार संभालने का निवेदन कर दिया। इन दंगों में लगभग 6 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ 30 लाख बेघर हुए। दोनों ओर से हजारों लड़कियों का अपहरण हुआ। जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर दिया बेच दिया गया। बंटवारे के साथ दोनों ओर गहरे जख्म थे। देश के हालात इतने डरावने थे कि कांग्रेस को अकेले सरकार चलाना आसान नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसी नेताओं का सहयोग लेने का फैसला किया। इसके बाद ही पंडित नेहरू ने बाबा साहब से मंत्रिमंडल में शामिल करने की अनुमति चाही। इन्हीं दिनों डॉक्टर पी नरसू की लिखी किताब एसेंस ऑफ बुद्धिज्म का 3रा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा, आज तक प्रकाशित सारे ग्रंथों में यह पुस्तक बौद्ध धर्म पर लिखी गई सर्वोत्तम किताब है।
इस दृष्टि से मैं इस ग्रंथ की विशेष सिफारिश करता हूँ। लेखक नरसू प्रसिद्ध समाज सुधारक व मूर्ति पूजा विरोधी थे। 4 जून 1946 को दादर बंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता एन शिवराज ने की। फेडरेशन के कैबिनेट मिशन की सिफारिशों की निंदा की और एक साजिश बताया। बाबा साहब व सभी को यह एहसास हुआ कि पृथक निर्वाचन के बिना दलित समाज के सच्चे प्रतिनिधि विधान परिषद के लिए चुनाव नहीं जीत सके, इसलिए दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। यह मांग फिर से सरकार से की गई और दलितों के हितों की अनदेखी की गई तो इस संबंध में फेडरेशन द्वारा सीधी कार्रवाई का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मीटिंग में दलितों पर किए हमलों व यशवंत राव के प्रिंटिंग प्रेस जलाए जाने की घटना की भी घोर निंदा की गई। विरोध प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में मोर्चे खोले गए। पूना, कानपुर और लखनऊ में तो आंदोलनकारियों की पुलिस से जमकर भिड़ंत हुई। दलित आंदोलनकारियों ने सभाओं और प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक को तोड़कर हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां दी। गांधी जी के हरिजन सेवक संघ ने जवाबी मोर्चा निकालने की धमकी दी। स्वयं गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को निरर्थक बताया। कांग्रेस के नेताओं ने भी डॉक्टर अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आंदोलन की खूब आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह जारी रहा। काम चलाओ सरकार की घोषणा। ब्रिटिश मिशन ब्रिटेन लौट गया। उधर वायसराय को कैबिनेट मिशन के लिए फैसलों के अनुसार अस्थायी काम चलाओ सरकार का गठन करना था। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर तथा वायसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों से जून के तीसरे सप्ताह 1946 में विदा ली। डॉक्टर अंबेडकर को इस विदाई समारोह में बंबई से दिल्ली जाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर मेंबर के रूप में सरकार तथा मजदूरों के कल्याण के लिए सराहनीय काम किया था। मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई फैसले लिए जो आज भी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। महिला मजदूरों के लिए किए फैसलों के कारण भी बाबा साहब अमर हैं। लेबर के अलावा वह पीडब्ल्यूडी विभाग में देखते थे। देश में कई एयरपोर्ट उन्हीं के मार्गदर्शक में बने। उनकी कार्य क्षमता को देखकर भारत के तत्कालीन सेनापति ने अचंभा व्यक्त किया था। बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए कई बड़े बांध भी बनवाए। इन सभी कार्यों की वायसराय ने खुले दिल से डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा की। 25 जून को जब डॉक्टर अंबेडकर बंबई वापस लौटे तो बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां उन्होंने संघर्ष तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के खिलाफ जो साजिश चल रही उसे नाकाम करने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर ही शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखना है। नए जोश के साथ दलितों को आह्वान किया कि अपने संगठित संघर्ष से सरकार को अपने संकल्प को बता दे, क्योंकि समाज सरकारी सेवाओं व सरकार में आपके अस्तित्व के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। 29 जून 1946 को वायसराय ने काम चलाओ सरकार की घोषणा की और इस घोषणा के साथ ही ब्रिटिश मिशन इंग्लैंड लौट गया। आगे का काम वायसराय ने संभाला। हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व
के आधार पर अंतकालीन सरकार में कुल 14 सदस्य थे, जिनमें 5 कांग्रेसी सवर्ण हिंदू, 1 कांग्रेसी दलित, 5 मुस्लिम और फारसी सिख ईसाई इनका एक एक प्रतिनिधि या एक बेहिसाब का प्रतिनिधित्व था। हिंदू मुस्लिम मतभेदों के कारण मुस्लिम लीग ने अंतकालीन सरकार संबंधी योजना को स्वीकार नहीं किया और 29 जून को काम चलाओ सरकार की घोषणा की। पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी। बाबा साहब को अब महसूस हुआ कि पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि संयुक्त निर्वाचन में दलितों के हितैषी व असली प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सके और कांग्रेस के चापलूस दलित प्रतिनिधि चुन लिए गए। मिशन योजना में अछूतों की उपेक्षा किए जाने से देश भर के, विशेषकर महाराष्ट्र के अछूत समाज में भारी आक्रोश था। आखिर 7 करोड़ लोगों के हितों की अनदेखी का अहम सवाल था। मिशन ने भी ऐसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दिए संकेतों के आधार पर किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की स्वतंत्रता की राह में वीटो करने का अधिकार नहीं दिया जाए। मिशन के इस व्यवहार से दलितों में नाराजगी थी। बंबई के अछूत समाज ने 7 जुलाई 1946 को मिशन योजना के प्रति विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला। जुलूस काओसजी जहांगीर हाल की तरफ जा रहा था। वहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी। प्रदर्शनकारियों ने हाल की ओर जाने वाले कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखाकर व नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। पुलिस ने जुलूस को हाल के पास पहुंचने से पहले रोक दिया। जब उनसे कहा कि कल गांधी जी अछूत नेताओं से मिलेंगे, तब जुलूस पास के मैदान में सभा में बदल गया। बाबा साहब गायकवाड़, बापू साहब राजभोज आज नेताओं ने अपने भाषणों में मिशन योजना, कांग्रेस की नीति तथा सरकार द्वारा अछूतों की उपेक्षा की आलोचना की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आह्वान पर 15 जुलाई 1946 को काउंसिलिंग हॉल और पूना के सेक्रेटेरिएट से आधा मील इर्द गिर्द सभा बंदी के कानून को तोड़कर दलितों के प्रतिनिधित्व को बार बार नकारा था। इस सत्याग्रह के फलस्वरूप सरकार ने 12 दिनों के बाद ही असेंबली का अधिवेशन स्थगित कर दिया। इन 12 दिनों में 1150 सत्याग्रह गिरफ्तार किए गए, जिनमें 128 महिलाएं थी। इन सबका 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की सजाएं दी गई। इस सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल व अंबेडकर मुलाकात हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस के वे हरिजन नेता जिन्होंने अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत लाभ उठाया, वे अंबेडकर व उनके आंदोलन के खिलाफ बोल रहे थे। यही नहीं, उन्होंने अछूतों के बुनियादी मांगों की आलोचना भी करी। बाबू जगजीवन राम अंबेडकर विरोधियों में प्रमुख कांग्रेस दलित नेता थे। जब पुणे में सत्याग्रह चल रहा था, उस समय अंबेडकर बंबई में थे। 17 जुलाई को पुणे जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष कैबिनेट मिशन द्वारा हमारे हितों की अनदेखी करने के कारण शुरू हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमें कोई स्पष्ट व अधिकृत आश्वासन नहीं दिया जाता। उन्होंने यह भी कहा
कि यह जरूरी नहीं है कि हर युद्ध में सेनापति सेना के साथ रहे ही। अवसर आने पर वह भी गिरफ्तारी दे सकते हैं। कांग्रेस तो अंबेडकर के इस कदम तो सरासर गलत बता रहे थे। हरिजन सेवक संघ ने भी अंबेडकर के आंदोलन और लखनऊ में भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू कर दिए गए। संविधान निर्माते सभा में पहुंचे अंबेडकर। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार प्रादेशिक विधानसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा संविधान निर्माती सभा का गठन होना था। इसके लिए सदस्यों का चुनाव शुरू हो गए।